स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे नजदीक अब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी अभियान भी तेज कर दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है और पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी को आज विकास की सौगात से नवाजेंगे। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 को सफल बनाने की अपील करेंगे। दरअसल देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना बेहद जरूरी है। इसी फॉर्मूले से लगातार 2 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिश में है और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने पूरा फोकस पूर्वांचल केंद्रित कर रखा है और चुनावी माहौल बनाने की कवायद में जुट चुके हैं। मतलब साफ है, पूर्वांचल बहाना 2022 पर है निशाना। ऐसे में बड़ा सवाल, पूर्वांचल में ही क्यों फोकस कर रही है बीजेपी? क्या पूर्वांचल फतेह से मिलेगी सत्ता? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे डिबेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश को वो दे रहे हैं। पूर्वांचल पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि जिस तरह से पूर्वांचल में योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है और सौगात दी जा रही है, उससे पूरा फोकस बना हुआ है। और जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी जाएंगे, इसको लेकर कई चीज़ें सामने आएंगी। किस तरह की योजनाओं की शुरुआत वो करते हुए नजर आएंगे, किस तरह से वो लोगों के बीच में आज अपना संवाद रखते हुए, लोगों से संवाद करते हुए नजर आएंगे और संबोधन के दौरान क्या कुछ वो कहेंगे, किस तरह की योजनाओं की शुरुआत होगी। हालांकि अब 2022 चुनाव बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे में ये नज़र आ रहा है कि पूरा पूर्वांचल पर बीजेपी का फोकस है और अब वो खुद कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको जैसे हमने बताया कि यूपी के रास्ते ही केंद्र की सत्ता तक पहुंचा जाता है, केंद्र में आसीन होते हैं लोग और उसके बाद वो पूरे देश पर राज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश पर पूरी पेठ इस वक्त, और जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कई योजनाओं की सौगात आज वो देंगे, कि योजनाओं का शिलान्यास वो आज करेंगे, उससे कहीं ना कहीं 2022 पर पूरी तरह से नज़र होगी भारतीय जनता पार्टी की और उसको संज्ञान में रखते हुए ही, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ाई जाएगी हर योजना। और लगातार हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है, किस तरह से वो पूर्वांचल को देख रहे हैं, पूर्वांचल पर तमाम मेहरबानियाँ उनकी लगातार देखी जा रही हैं। इसमें और दल उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से और दल अपनी तैयारियां करने में जुटे हैं, या फिर बीजेपी जिस तरह से नज़र आ रही है और बीजेपी जिस तरह से लगातार सरकार बनाए हुए है, ऐसे में 2022 में एक बार फिर क्या रिपीट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। तमाम प्रवक्ता हमारे साथ, मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और आपको लगातार बता दें जिस तरीके से ये योजनाएं और ये परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। प्रशांत वशिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है सर आपका। विकास श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सर। जैनेन्द्र अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता हैं एसबी के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है, क्या पूर्वांचल फतेह से मिलेगी सत्ता? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्वांचल पर फोकस करके इस वक्त रखे हुए है और आज प्रधानमंत्री कई योजनाओं, कई परियोजनाओं और लोकार्पण शिलान्यास करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हालांकि पूरा पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में क्या पूर्वांचल से ही सत्ता हासिल होगी, पूर्वांचल के वोटों से ही आप उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे? ऐसे में इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस पूर्वांचल पर दे रही है, तो सबसे पहले मेरा बीजेपी से ही ये सवाल होगा, प्रशांत वशिष्ठ से मेरा यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर पूर्वांचल से ही सत्ता हासिल करना चाहती है, पूर्वांचल पर ही पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी दे रही है सर? जवाब। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की चिंता करते हैं, पूरे राष्ट्र के
हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। ये सोचना कि पूर्वांचल के लिए है कि विशेष रूप से कर रहे हैं, इस प्रकार की घोषणाएं जहां जहां जाते हैं वहां वहां घोषणाएं हो रही हैं। विकास की धारा निरंतर बह रही है। जब जब काशी जाते हैं तब तब नई नई घोषणाएं होती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्वांचल हर जगह जहां जहां कार्यक्रम होते हैं वहां वहां घोषणाएं होती हैं। तो एक विकास की जो गंगा बही है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले कभी बही नहीं। और मैं बिल्कुल विश्वस्त हूं कि 2022 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पूर्ण बहुमत के साथ 2022 में आप वापस आ रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत वशिष्ठ कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास श्रीवास्तव, जवाब दीजिए। 2022 में वापस भारतीय जनता पार्टी आ रही है और पूरे देश में वो विकास कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी खुद मुखर होकर नजर आ रही हैं। कितना मुश्किल आपको लग रहा है 2022 भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी चुनाव मुश्किल नहीं है। चुनाव होते हैं जनता के मुद्दों पर। जी। उत्तर प्रदेश का पूरा विकास का जो खाका है, कांग्रेस के 89 में जो पैदा किया, जो बनाया, खड़ा किया, उसको गैर कांग्रेसी सरकारों ने उसको संभाल के नहीं रखा। और आज स्थिति यह है, अगर बिजली संयंत्र लगाए गए सोनभद्र में, तो आज तमाम सारी इकाइयां बंद हैं, उनका रख रखाव तक गैर कांग्रेसी सरकारों ने कर पाई। और जिसने 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का जो वादा किया था श्रीकांत शर्मा जी ने, आज उसकी स्थिति यह है कि 6 से 7 इकाइयां इस वक्त पूरी तरीके से ठप है। और बिजली संकट से पूरा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल खास तौर से उसमें जूझ रहा है, जिसका परिणाम क्या है? महंगी बिजली किसानों को पूरी उनकी फसल की लागत नहीं निकल पा रही है। सिंचाई से लेकर के तमाम सारे कामों में जो बिजली का रोल है, सबसे महंगी बिजली अगर कोई दे रहा है भारतवर्ष में तो उत्तर प्रदेश में। और पूर्वांचल का किसान पूरी तरीके से, क्योंकि छोटी जोत का किसान है, 90 और 100 रुपए का डीजल पेट्रोल भराने लगा, तो वो किस तरीके से अपनी फसलों को उपजा पा रहा है और उनको मंडी तक पहुंचा पा रहा है? फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गन्ना की जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितना गन्ना मिल, उन्होंने 14,000 करोड़ से ऊपर का बकाया केवल पूर्वांचल में ही कर रखा है। स्थितियां इतनी बुरी हैं। आप सोनभद्र को याद करिए, सोनभद्र में जितने बिजली घर बने, जितने सीमेंट के कारखाने लगे, किस दौर में लगे? ठीक है, ठीक है सर। मैं बोल रहा था, नहीं मैं बताना चाहूंगा साहब, मेरे को सबसे बड़ी अवसर बात दीजिएगा। जी जी, सबसे बड़ी अवसर दीजिए मुझे। प्रशांत जी, मैं आऊंगा आपके पास, कंप्लीट होने दीजिए, विकास जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं अपने देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि आम जनता, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, उसके अंदर सबसे आम जनता में बुनकर समाज है। और हमारा जो उत्तर, हर राज्य के प्रत्येक जनपद में उद्योग ऐसा है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास सुधर हुआ है। और आज स्थिति यह है कि चाहे वो भदोही का कालीन उद्योग हो, बनारस का साड़ी उद्योग हो, और पूरे पूर्वांचल में जो बुनकरों की स्थिति, सारे लोग। ठीक है विकास जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रशांत वशिष्ठ जी, जवाब दे दीजिए। देखिए जैदी साहब जी, कांग्रेस का सिद्धांत मूलतः क्या है कि सत्ता में रहो तो खुलकर लूट और विपक्ष में रहो तो खुलकर झूठ। अब मेरे भाई विकास जी जो हैं निरंतर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि बिजली जो है वो महाराष्ट्र की सबसे महंगी है। उत्तर प्रदेश का तो कहीं नंबर ही नहीं आता। उत्तर प्रदेश तो 8वें 9वें 10वें नंबर पर भी नहीं है। इनको अभी ये पता नहीं है, तो पहले थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं। देखिए, दूसरा विषय इन्होंने बोला गन्ना पर, गन्ना भुगतान पर 2007 से 2017 तक 10 वर्ष में 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ। देखिए, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों सरकारों का। सपा बसपा के दोनों के संयुक्त काल में 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ। हम लोग लगभग 1.5 लाख करोड़ का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो इससे पहले कभी आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी इतना बड़ा भुगतान नहीं हुआ। अब ये 14,000 करोड़ की बात कर रहे थे, 14,000 करोड़ का बकाया है केवल पूर्वांचल का। अब इनको देखिए, इनको कुछ पता होता नहीं है, बस आ जाते बिना पढ़े लिखे और बस झूठ बोलना है केवल। देखिए, पेराई सत्र 2020-21 में प्रदेश में कुल 120 चीनी मिलों का संचालन हुआ, जिनके द्वारा की गई गन्ना खरीद 1,028 लाख टन है।
और उसके सापेक्ष 33,025 करोड़ का गन्ना भुगतान हम लोगों को करना था जी। 33,025 करोड़ का भुगतान करना था। 33,025 करोड़ के सापेक्ष चीनी मिलों के द्वारा 27,465 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है जी। 27,465 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, बता दीजिएगा इनको, विकास जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अखिलेश जी को भी बता दें। कुल देय का 84% लगभग हम पे कर अखिलेश जी चुके के हैं। प्रवक्ता हैं सर, वो बता देंगे और अभी वो जवाब भी देंगे। हाँ, और इसमें 5,560 करोड़ का भुगतान केवल शेष बचा है। कुल 53 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2020-21 का 100% गन्ना भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। 67 चीनी मिलों का आंशिक गन्ना भुगतान लंबित है, जिनमें से अधिकांश चीनी मिलों के पास CCL नहीं है एवं वहां चीनी तथा अन्य सह उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि औसत मूल्य 3,200 प्रति क्विंटल की दर से अवशेष चीनी का स्टॉक कुल विक्रय मूल्य का लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, बकायेदार चीनी मिलों का कुल अवशेष स्टॉक 19,68,000 टन है। इसका विक्रय मूल्य 6,297 करोड़ है। तो इसमें 5,560 करोड़ का भुगतान किए जाने में कोई आर्थिक गतिरोध नहीं है। 5,560 करोड़ का भुगतान हमें कुल करना बकाया है। अभिषेक राय भी हमारे साथ समाजवादी से हैं, जवाब ले लेते हैं। नहीं, जैदी साहब सुन लीजिए, 5,560 करोड़ का उत्तर प्रदेश की कुल भुगतान करने का बकाया बचा है और जिसमें 6,297 करोड़ का माल पड़ा हुआ है जो बेचना है चीनी मिलों को। तो इनको बता दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो रिकॉर्ड बना रही है गन्ना भुगतान पर भी और किसान के हित में काम कर रही है। किसानों के हित में रिकॉर्ड बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत वशिष्ठ कह रहे हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिए, अभिषेक राय जी जवाब दीजिए। विकास जी पहले अभिषेक राय जी से जवाब लेने दीजिए मुझे, क्योंकि अखिलेश यादव पर भी आरोप है कि उन्होंने भी कोई किसानों के हित में कार्य नहीं किया, गन्ने के हित में कोई कार्य नहीं किया। इसलिए डॉक्टर अभिषेक राय जवाब दीजिए। विकास श्रीवास्तव जी मैं लौट के आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अभिषेक राय से जवाब लेने दीजिए। डॉक्टर अभिषेक राय जवाब दीजिए। किसानों के हित में जो काम सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो आपने भी नहीं किए। हैदर जी वही चीज कह रहा हूं। अभी मैं प्रशांत जी से सुन रहा था, बड़े आंकड़े दे रहे हैं। 11 महीने से सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, आज ये नए आंकड़े पेश कर रहा है। इन आंकड़ों का स्रोत इनके कागजों में, जमीन पे कहीं नहीं उतरा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा था कि लखीमपुर की खीरी की घटना ये भूल गए, जब इनके मंत्री के बेटे गाड़ी चढ़ा देते किसानों पर और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्वसंज्ञान लेना पड़ता है। अभी तक वो मंत्री जी पद पे बने हुए, क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया, क्यों नहीं हटाया? दूसरी बात, हम आज के मुद्दे पे बात कर लें। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 बजे अपने कार्यक्रम स्थल पे आएंगे, 2 बजे घोषणाएं करेंगे, उद्घाटन करेंगे और कुछ नए जुमले उछाल के चले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के सांसद हैं, उनको बनारस की जनता का दुख दर्द समझना चाहिए। 1-2 दिन रुक के उनसे पूछना चाहिए क्या पीड़ा है। जब ऑक्सीजन की कमी से और लोग कोरोना की सेकेंड वेव में लोग बनारस में मर रहे थे, तब तो ये बंगाल में दीदी ओ दीदी खेल रहे थे, तब इन्हें बनारस की जनता की सुध नहीं आई। अब चुनाव आ गया है तो घोषणाएं करने चले आए। मैं उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूं। इनके स्वास्थ्य मंत्री संसद में कहते हैं कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरेगा। तो अभिषेक जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री संसद में कहते हैं कि इस देश में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं। साहब, इससे बड़ा लिखित झूठ कहीं हो सकता है? सारी दुनिया ने देखा है, सबने देखा है कि लोग कैसे मरे। ये ऐसी सरकार है जिसने पीपीई और वेंटिलेटर में भी घोटाला कर दिया। उस समय आपदा में अवसर खोजने में ये महारत हासिल करते हैं। मोदी जी के पास देश का विकास का जो रोड मैप तैयार है वो सिर्फ जुमलों पे तैयार है। अब की इन्होंने एक नारा दिया था 2014 में, अब की बहुत हुई मार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों नहीं महंगाई पे बात करते हो आप लोग? क्यों नहीं महंगाई पे ट्वीट करते हो? क्यों नहीं महंगाई कम करने की बात करते हो? गरीबों की थाली से निवाला तक छीन लिया इन लोगों ने। पूर्वांचल की बात करने, फतेह करने की बात करते हैं। साहब, लोगों के लिए रोटी महंगी हो गई है, सरसों का तेल महंगा हो गया है और अभी बड़े आंकड़े दे देंगे ये लोग। आज डीजल 97 रुपए है बनारस में। मैं बनारस का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ जी। क्या ये कहाँ था ये? 100 रुपए से ऊपर ले जाओगे तब जनता के त्राहीमाम करेगी, तब आप लोग ये जवाब दोगे। साहब, मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। जिन टैक्स पेयर्स के पैसे से ये लोग होर्डिंग लगाते हैं, ये लोग जुमले फेंकते हैं। तो इस सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। अभी इन्होंने कहा ना, ख्याल देखने को अच्छा है गालिब, इनको 22 में बहुमत दिख रहा है। जनता इनको कैसे देगी जवाब? अभी इनके जन आशीर्वाद यात्रा में इनके सांसद और विधायकों को
जो आशीर्वाद मिला है सबने देखा है, मीडिया चैनलों ने भी देखा है। ठीक है सर, ठीक तो है। ये अभी भी समझ जाएं। जी ठीक है अभिषेक राय जी, जवाब मिल जाएगा। जनता ही जवाब देती है और जनता ही जवाब देगी और सभी राजनीतिक पार्टियों को देगी और किसे वो समर्थन देगी ये भी हम आपको इंडिया न्यूज पर बताएंगे। हमारे साथ प्रवक्ता जैनेंद्र अर्कवंशी भी हैं और एसपी के ये प्रवक्ता हैं, इनसे भी जान लेते हैं कैसे देख रहे हैं, क्या पूर्वांचल फतेह से सत्ता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पूर्वांचल में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है, पूर्वांचल में नमो नमो इस वक्त नजर आ रहा है और आज प्रधानमंत्री भी एक बार फिर वाराणसी पहुंच रहे हैं, गोरखपुर इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। कैसे देखते हैं आप जैनेंद्र जी? हैदर भाई, ये प्रधानमंत्री जी का बनारस का 28वां दौरा है और जैसा कि प्रशांत भाई ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि चुनावों से पहले हर जगह प्रधानमंत्री जाते ही हैं, ये भी वही दौरा है चुनावों से पहले वाला। जो 28 दौरे हुए हैं उसमें से अगर आप उठा के देखेंगे तो आधे से ज्यादा दौरे चुनावों से पहले ही उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2014, 17 और 19 के चुनावों के टाइम के ही भले ही चुनाव के बहाने, लेकिन सौगात तो देते हैं, परियोजनाओं का लोकार्पण तो करते हैं सर, काम तो कर रहे हैं, विकास तो हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं विकास बता रहा हूँ आपको, आप जी बता दीजिए थोड़ा। देखिए, विकास ऐसा था कि 15 लाख रुपए देने का पहले सबसे पहली बार में वादा किया, दूसरी बार में इन्होंने उत्तर प्रदेश को 80,000 करोड़ की घोषणाएं की, जैसे इन्होंने बंगाल में 80,000 करोड़ की, बिहार में 70,000 की, जम्मू कश्मीर में 1,25,000 करोड़ की, लेकिन वो कहाँ गए किसी को नहीं पता है। अब मैं आता हूँ कि ये दौरा केवल हाथ हिलाने के लिए और हाय हेलो कहने के लिए है कि चुनाव आने वाले हैं और मैं आपका सांसद प्रतिनिधि हूं, आप मुझे ही वोट दीजिएगा और उत्तर प्रदेश में जिताने का कार्य करिएगा, क्योंकि ये दौरा केवल 1.5 घंटे का है। उसमें से भी केवल 1 घंटे ही वो मंच पर रहेंगे जिसमें अपने ही मन की भड़ास निकालेंगे, जिसे वो कहते हैं मन की बात। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि जो बात अभी प्रशांत भाई ने बोली, बिजली तो बड़ी सस्ती है यहाँ पे। मैं बता दूं कि जो आंकड़े दिए जाते हैं कि बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है, वो इस वजह से दिए जाते हैं कि महाराष्ट्र में अगर महंगी है तो महाराष्ट्र में कोयला उत्पादन नहीं होता है, कोयला उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में इतनी महंगी बिजली है। कभी भी आप इससे मत जोड़िए कि इसकी कीमत इतनी है। मैं आपको बताऊं, जब केंद्र सरकार ने पिछले साल गेहूं के दाम का एमएसपी जारी किया था, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार के जो कृषि सचिव थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि 1975 की जगह इस बार 2250 रुपए एमएसपी कीजिए। उसका कारण ये होता है कि जब एमएसपी भी डिक्लेयर होती है ना, तो वो केंद्र सारे राज्यों में मिलने वाली बिजली, खाद, बीज और तेल और इन सबके दाम जोड़ के एक प्राइस डिसाइड करता है और उसके बाद उसकी कीमत निकाली जाती है, जो A2+FL पे निकाली जाती है आज के डेट में। जबकि स्वामीनाथन कमेटी का कहना था कि आप C2 और उसके ऊपर दाम निकाल के 50% देंगे, यानी कि आप जितना देना चाह रहे हैं आप उससे पहले ही कम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि सचिव को लिखना पड़ रहा है केंद्र सरकार को कि आप जो एमएसपी है वो बढ़ा के दीजिए। दूसरी बात हमारे प्रशांत भाई ने बताई गन्ना किसानों की। खैर, इन्हें तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने में मजा आता है, अपने मंत्री पुत्रों को बचाने में मजा आता है, लेकिन इन्होंने जो आंकड़ा दिया वो बिल्कुल दुरुस्त था। बिल्कुल सही है। ठीक है जैनेंद्र जी, आपका जवाब भी मैं प्रशांत जी से लूंगा। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है सर, और भी लोग चर्चाओं में हैं सर, और भी लोग चर्चा में शामिल हैं और लोगों से भी बात करनी है सर। ठीक है, मैं आपका जवाब प्रशांत जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले विकास जी से बात कर लेता हूं। विकास जी, जिस तरह से लगातार पूर्वांचल को लेकर बीजेपी को हम कह रहे हैं या बीजेपी को कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में वो विकास कर रहे हैं, पूर्वांचल में वो लगातार योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन आपने भी यानी प्रियंका गांधी ने भी वाराणसी से शुरुआत करी, आखिर क्यों? देखिए, मैंने कहा ना, 89 से पहले गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश समेत पूर्वांचल का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर कृषि क्षेत्र से लेकर, और आप देख रहे हैं वहां का सांस्कृतिक ढांचा तक भी छिन्न भिन्न किया गया। अगर उत्तर प्रदेश में तो वाराणसी से जो हुंकार प्रियंका गांधी ने भरी है वो इसीलिए भरी है कि वहां का विकास नहीं हुआ, आप लोग विकास करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विकास की गंगा बहाने वाले लोगों का नाम अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जाए तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलापत त्रिपाठी जी,
कल्पनाथ राय जी को आप नहीं भूल सकते हैं उत्तर पूर्वांचल के विकास के लिए जी। इनका जो योगदान है, चाहे वो सोनभद्र की बिजली उत्पादन को लेकर, जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में काला नमक चावल को लेकर, और जिस फैक्ट्री में आज मोदी जी पहुंचना चाह रहे हैं, जहां पर वो सभा करना चाह रहे हैं, जिसका वो उद्घाटन करके अपना नाम जोड़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है, वो फैक्ट्री भी कांग्रेस ने स्थापित किया था। उसको गैर कांग्रेसी सरकारों ने, और उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा रोल है, को पूरी तरह निस्ते नाबूद कर दिया। आप अपने प्रचार प्रसार करोड़ों की योजनाएं दे रहे हैं, पूरे पूर्वांचल को करोड़ों की योजनाएं दी जा रही हैं, करोड़ों की योजना। अभी आप प्रशांत जी ने कहा ना कि प्रधानमंत्री जाते हैं घोषणाएं करते हैं, 116 कुछ बजट है उसकी आप करने जा रहे हैं लोकार्पण, और 359 की करने जा रहे हैं आप शिलान्यास। 7.5 साल आपका हो गया और 4.5 साल योगी जी का हो गया। उत्तर प्रदेश से के पूर्वांचल से ही योगी जी आते हैं, और उनको उसका सबक मिल गया था। अभी उपचुनाव हुए तो योगी जी के क्षेत्र में गोरखपुर की जनता ने बुरी तरीके से भाजपा को पराजित किया। अगर सर आपके आरोप सही हैं विकास जी, अगर आपके आरोप कहीं सिद्ध होते हैं तो जनता का अपार समर्थन क्यों मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? मैं जो बात कर रहा हूं उसको पूरी तो होने दीजिए। जनता का समर्थन ऐसा था कि जब उपचुनाव हुए तो केशव मौर्य जी भी डिप्टी सीएम है और मुख्यमंत्री डिबेट है, बुरी तरह चुनाव आ रहे हैं, भाषण लिख के लाए हुए हैं, बुरी तरह चुनाव कंप्लीट करने दीजिए सर, आपको भी वक्त दूंगा मैं आपके पास भी आऊंगा। पूरी तरह चुनाव हारना यह साबित करता। पूर्वांचल के 8 पंचायत चुनाव में केवल 3-4 जीत के आए हैं भाजपा वाले। गोरखपुर और बनारस में बुरी तरीके से पराजित हुए। प्रधानमंत्री पंचायत चुनाव में जो जनता से सीधा चुनाव है, जहां पर बुनकर वोट देता है, दलित वोट देता है, गरीब किसान अल्पसंख्यक वोट देता है। आपने एक फैक्ट्री लगाई नीम कोटेड यूरिया बनाने की, और जो खाद की आप बोरी दे रहे हैं उसमें 50-50 रुपया 50 किलो 5 किलो। विकास जी कंप्लीट कीजिए, मैं जवाब ले लेता हूं प्रशांत जी से। तो ऐसे जन मुद्दों पर अगर केंद्रित नहीं हो और संतुलित विकास नहीं होता है तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होता है। सर ठीक है सर, प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। संतुलित विकास नहीं कर रहे आप। दूसरी तरफ समाजवादी का यह आरोप था कि जिस तरीके से लखीमपुर की घटना हुई उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जैनेंद्र जी ने भी आप पर सवाल उठाया कि लखीमपुर की घटना में अभी तक जो आपके मंत्री हैं उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा, ना उनसे इस्तीफा लिया गया। आखिर क्यों सर? ये जवाब इन लोगों के दे दीजिए आप। देखिए मंत्री, जहां तक लखीमपुर की घटना का प्रश्न है, जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई हुई है, वो जेल में है। एक दूसरा, ये जो अपराध के आंकड़ों पर मैं बात करना चाहता हूं, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। हत्या 2016-17 में लगभग 4890 मामले दर्ज हुए हत्या पर, और यहाँ 2020 में 3100 कुछ मामले दर्ज हुए हैं। बलात्कार में 4816 मामले दर्ज हुए समाजवादी की सरकार में। हमारी सरकार में लगभग 2300 मामले, आधे से भी कम दर्ज हुए हैं। लूट के लगभग अभिषेक राय जी आपको भी वक्त दूंगा। अभिषेक राय जी, प्रशांत जी को बोलने दीजिए। अभिषेक राय जी बोलने दीजिए। मैं अभिषेक राय जी आपके सारे जवाब ले रहा हूं प्रशांत जी से, अभी आपको वक्त दूंगा, आपके पास भी आऊंगा। अभिषेक राय जी, प्रशांत जी को बोलने दीजिए। हाँ, लूट के 4502 मामले दर्ज हुए। हमारी सरकार में 1384 मामले केवल दर्ज हुए हैं। डकैती के लगभग 400 मामले दर्ज तो हुए। आपराधिक स्थिति कम हो गई सर? आप ये कह रहे हैं इन आंकड़ों के एतबार से आप ये कह रहे हैं कि आपराधिक स्थिति खत्म हो गई है या कम हो गई? पूरा कर लूं। अपहरण 15,900 मामले दर्ज हुए थे, जो ना के बराबर हमारी सरकार में दर्ज हुए हैं। तो स्पष्ट है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति है अपराध पर भी और भ्रष्टाचार पर भी। ठीक है। दूसरा, मैं विकास जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। विकास श्रीवास्तव जी अभी कह रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रतिज्ञा यात्रा जो कर रही हैं प्रियंका जी, तो उनसे कहिए कि प्रतिज्ञा लें कि वंशवाद के खिलाफ खड़ी होंगी, किसी और को मौका दें, पार्टी के किसी अच्छे कार्यकर्ता को आगे लाएं, जातिवाद के खिलाफ खड़ी होंगी, ये प्रतिज्ञा लें, भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होंगी, ये प्रतिज्ञा लें, जिसके लिए उनकी पार्टी फेमस रही। जब वो सत्ता में रहे तब भय भूख और भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया, और झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा लें। इन सब के लिए प्रतिज्ञा उनको लेना चाहिए और तब उनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। साथ हमारे प्रवक्ता बने हुए हैं प्रशांत जी, विकास जी, अभिषेक जी और जैनेंद्र जी।
तो प्रशांत जी, लगातार बात आपसे चल रही थी कि जिस तरह से लगातार आप जवाब दे रहे थे, लेकिन एक और सवाल समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अभिषेक राय का आपसे था। महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए सर। देखिए, अभी मैं पहले विकास श्रीवास्तव जी की बात कर रहा था जब आपने मुझे रोका। तो राजस्थान पर मैं वो अभी अपराध पर भी चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान 50,000 से ज्यादा महिला अपराध 2020 में वहां दर्ज हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ राजस्थान देश में टॉप पर है। दूसरा, 15 बलात्कार प्रतिदिन वहां होते हैं राजस्थान में। वहां कांग्रेस की सरकार है, इस पर उन्हें काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान पूरे भारतवर्ष में 6ठे स्थान पर है। 250 अपराध होते हैं प्रति लाख व्यक्ति पर, 250 अपराध। उत्तर प्रदेश 28 राज्यों में जो 24वें स्थान पर है, केवल 96 अपराध होते हैं प्रति लाख। तो ये क्या ज्ञान यहाँ बांट रहे हैं? पहले अपना ज्ञान विकास जी जवाब लेने दीजिए। विकास जी जवाब लेने दीजिए। पहले अशोक गहलोत जी को ज्ञान बांटें और जो ठीक है सर, ठीक है, जवाब तो लेने दीजिए। प्रियंका जी एक आध बार तो वहां भी चली जाए ना। राजस्थान में इतने अपराध वहां हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, तो वहां पे भी जाके थोड़ा सा अपना दिखाना चाहिए। आप झूठे आंकड़े और झूठे सबूत दे रहे हैं। आप प्रियंका जी की तरह जाइए, वहां पर डिटेन होइए, जेल जाइए, संघर्ष करिए। 18,000 प्रशांत जी, हमने आपके खिलाफ जितना भी मुझे आवाज नहीं आ रही उसकी आवाज हम लोगों ने। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है प्रशांत जी, मैं अभिषेक राय से यहाँ जानूंगा। अभिषेक राय, जिस तरह से लग रहा है लगातार जो योजनाएं, परियोजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसे में आपके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। हैदर जी मैंने बोला ना कि देखिए ये लोग महंगाई पे जवाब नहीं देंगे, उसके लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढेंगे डिबेट को डिरेल करने के लिए। सीधा सवाल सीधा जवाब। महंगाई पे जवाब अभी तक नहीं दिया। मेरा समय दे दीजिएगा प्रशांत जी को जो महंगाई पे जवाब देते। ठीक है। दूसरी बात, भाजपा राम, मैं इनकी बात करता हूँ। मैं इनकी बात पहले महंगाई पे जवाब देंगे सर वो, लेकिन आप पहले बता दीजिए किस तरह से, कितना मुश्किल आपको होने वाला है। ये अभी इन्होंने 2016 के एनसीआरबी के डाटा दिए। इनसे पूछे एनसीआरबी के 2020 के डाटा कहाँ है। उसमें डाटा में क्या है, आपको 17 में जनता ने चुना था पुरानी सरकार की कमियों के लिए नहीं, जनता का विकास के लिए। ठीक, आप 20 के डाटा दीजिए। उसमें क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट? कहती है कि अगर पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में 68 गुना। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। कुपोषण में उत्तर प्रदेश क्यों झूठ बोलते हो यार अभिषेक जी? क्यों झूठ बोलते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। सारा देश जानता है भाई, उत्तर प्रदेश। अभिषेक राय, बात कंप्लीट कीजिए। प्रशांत जी, एक बार अभिषेक राय जी को बोलने दीजिए और उनकी बात, उनके मन की बात रखने दीजिए। आपके मन की बात भी मैंने सुनी, उनके मन की बात भी सुनने दीजिए। सर आंकड़े आप भी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, एक बार बोलने तो दीजिए। नहीं, आप बताइए कौन सा अभी अभिषेक राय को कंप्लीट करने दीजिए सर, उसके बाद सवाल खड़ा कीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे कहां से आंकड़े आए हैं। जी अभिषेक राय कंप्लीट करिए। कहां गया वो एंटी रोमियो स्क्वाड? कहीं दिखता है उत्तर प्रदेश में? एक भी भर्ती परीक्षा बता दीजिए जिसमें पेपर लिखना हुआ उत्तर प्रदेश में। महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, युवा बेरोजगार टहल रहा है, शिक्षा मित्र दर दर भटक रहे हैं, वित्तविहीन शिक्षक कोरोना काल में भूखमरी से मर गए। जो शिक्षक मरे। अभिषेक राय, सारे जवाब आपके प्रशांत वशिष्ठ जी अभी देंगे। आप संयम के साथ सवाल पूछिए। मैं वही पूछ रहा हूँ मैं हैदर जी, मैं वही पूछ रहा हूँ जी। तो वित्तविहीन शिक्षक कोरोना काल में भूखमरी से मर गए, उसके लिए क्या किया? 3 शिक्षक की बात ये करते थे, जो आंकड़ा निकल के आया वो 1611 निकल के आया। उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इनसे कि ये यूपी में लोगों के जीवन में खेलकर पंचायत चुनाव कराने में लगे थे, जो उस दौरान जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी में मृत्यु हुई, उनके आश्रितों को इन्होंने क्या किया? अभी 1611 है वो, और उन 1611 क्या नौकरी दे चुके हैं? इनसे सीधा सा सवाल है। ठीक है, वोटिंग लगा के ये बताने की कोशिश करते हो इतने जाति के हमने मंत्री बना दी, वो पैसा कहां से आता है? वो टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है। क्यों वो पैसा बर्बाद करते हो आप? सीधा सवाल सीधा जवाब। ठीक है प्रशांत जी, जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दे दीजिए सर। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुलना हम लोग कर लेते हैं समझने के लिए कि कौन सी सरकार ने काम किया, किसने नहीं किया। बिल्कुल सर, पार्टी की सरकार आंकड़े लगातार वो भी पेश कर रहे हैं, आंकड़े आप भी पेश करें। आप सिद्ध कर दीजिए सर कि आप ठीक हैं।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, बता रहा हूँ आपको जी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी दंगा हुआ? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी दंगा आप बताइए कहीं हुआ हो? कोई दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 तक 200 से अधिक दंगे हुए। जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जल रहा था उस समय अखिलेश यादव जी सैफई महोत्सव में ठुमके देख रहे थे और ठुमके लगा रहे थे और उनके मंत्री भी लगा रहे थे वहां पे। मैं इसका जवाब शर्म दूंगा। आनी चाहिए ऐसी ठीक है, बातें ठीक करते है, हुए। ठीक है, अभिषेक और राय कंप्लीट ये- करने दीजिए एक आप। मिनट, मेरे को बोलने दीजिए ना। प्रशांत देखिए, उत्तर जी को प्रदेश बोलने में दीजिए। गौवंश की तस्करी एक बड़ा विषय था। गौवंश की तस्करी, आज गौवंश की तस्करी बिल्कुल पूरी तरह बंद हो चुकी है, क्योंकि इंटेंशन है हमारा काम करने का। आजादी से के बाद से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 48,200 सार्वजनिक शौचालय थे। आपको जानकारी है इस बारे में? 48,200 इतने बड़े प्रदेश में सार्वजनिक शौचालय थे। आज 94 लाख सार्वजनिक शौचालय हम लोग बना चुके हैं। जो पुरानी सरकारें रही उनका जो विकास विरोधी उनकी नीतियां थी, उनके कारण 17.5% की बेरोजगारी दर थी। आज बेरोजगारी दर 4.1% हो गई है घटकर। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्देशन है और दिशा निर्देश है। योगी सरकार में 4.5 साल में हमने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। लगभग 3,20,000 युवाओं को संविदा पर नौकरी दी और इसके अलावा लगभग 2 करोड़ युवाओं को 2,13,000 करोड़ का हमने लोन के द्वारा जो एमएसएमईज को खड़ा किया, उनके द्वारा लगभग 2 करोड़ युवाओं को प्राइवेट रोजगार हमने उपलब्ध कराया है। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में ये बहुत इतराते थे एक्सप्रेसवे का विकास बताकर। 467 किलोमीटर एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया। हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष में केवल लगभग 700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का इनसे निर्माण किया, जो इनका डबल है। जो गन्ने का मूल्य होता था इनकी सरकार में, वो 305 रुपए प्रति क्विंटल होता था। आज गन्ने का मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल है। ये विकास है किसान के लिए, ये हमने काम किया है। और 2017 से पहले प्रदेश में हर वर्ष इंसेफेलाइटिस जो बीमारी थी उससे हजारों बच्चों की जान जाती थी। आज एक भी बच्चे की जान नहीं गई है। ये हमारा रिकॉर्ड है। 1.5 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान करके हमने रिकॉर्ड बनाया है। समाजवादी पार्टी और बसपा की दोनों सरकार 2007 से 17 तक केवल 95,000 करोड़ का भुगतान कर पाई। ठीक है, ठीक है, सरकार ने 5 साल प्रशांत जी 123.6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है, ठीक है प्रशांत जी। 4.5 साल में 215 लाख और लोग भी हैं सर, और लोग भी हैं, और लोगों को भी वक्त देना। ये झूठ बोल रहे हैं ना, ठीक है सर। जैनेंद्र हमारे साथ हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। जैनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, जल्दी रिएक्शन दीजिए जैनेंद्र। हैदर भाई देखिए, जैनेंद्र जी दीजिए। अभिषेक जी मैं आऊंगा अभी आपके पास। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं हमारे प्रशांत भाई, जितने आत्मविश्वास से सरकार द्वारा फैलाया हुआ झूठ ये आगे प्रेषित कर रहे हैं, इतने आत्मविश्वास से शायद हम तीनों लोग बाकी जो विपक्ष के हैं इतने आत्मविश्वास से सच नहीं बता पा रहे हैं। इन्होंने जैनेंद्र जी, मैं ऑन रिकॉर्ड यही तो कमी है सर। बताइए ना, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप साबित करिए वो झूठ है। आप बताइए ना क्या वो झूठ बोल रहे हैं। एक ही बात से साबित कर दूंगा। जैनेंद्र आप बताइए, आप सिद्ध करिए। आपको बुलाया गया सर, अगर उनको बुलाया गया डिबेट में, परिचर्चा में, तो आपको भी शामिल किया गया। आप भी प्रस्तुत करिए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप सच साबित कर दीजिए। नहीं, मैं आपको एक ही बात से साबित कर दूंगा कि ये दंगों के आंकड़े, जैनेंद्र जी ये दंगों के जी प्रशांत जी, ये अखबार के कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं ऑन NCRB की रिपोर्ट है। आप लाज करके दिखा सकते हैं अगर मैं लिख के लाने से तो कुछ होता नहीं है जी। मैं प्रशांत जी वही कह रहा हूं, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो दूसरा उसको साबित कर दे, इसीलिए परिचर्चा में बुलाया गया है। सबसे पहले मेरा ये निवेदन है सर कि एक वन बाय वन आप बात सुने, उसके बाद आगे बढ़ें। और दूसरी बात यह है, अगर कोई झूठ बोल रहा है, इस परिचर्चा में कोई लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो दूसरा ये साबित कर दे कि वो झूठ है, तभी वो झूठ है सर। नहीं तो बेवजह के बेबुनियाद आरोप मत लगाइए एक दूसरे पर झूठ बोल। बिल्कुल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दिखाइए सर, दिखाइए। प्रदेश में 2019 तक के 2020 दिखाइए की रिपोर्ट जारी नहीं की। और क्या रिपोर्ट दिखा रहे हैं सर आप? ये इन्होंने जो क्या रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है सर ये? जैनेंद्र जी, किसकी रिपोर्ट है? किसका सर्वे की रिपोर्ट है? मैं बता देता हूँ, बताइए। 2016-17 के मुकाबले जल्दी बताइए सर। जो दंगों की संख्या है वो बढ़ी है। कैसे बढ़ी है, बता दीजिए सर। देखिए, दंगों में क्या होता है, इनका कहना है कि जब हिंदू मुसलमान आपस में 50-100 लोग मार दें, उसे दंगा सर। धर्म की बात मत कीजिए प्लीज।
नहीं, धर्म के यही कर रहे हैं इंडिया कि न्यूज पे दंगे कम से कम नहीं ये हुए। मत कीजिए सर, और मैं जगह ये होता है कह रहा ये, हूं यहाँ नहीं होता, इस इन्होंने चैनल पे नहीं होता सर, हमारे चैनल पे ये नहीं उसकी होता। परिभाषा ही बदल इंडिया दी न्यूज है। इसकी इजाजत नहीं देता सर, धर्म की बात मैं नहीं मत कर रहा हूं, करें। हिंदू विकास मुसलमान। आप ये पूरे बात भारतवासियों की से बात लगता कीजिए, है। पूरे उत्तर प्रदेश आगे वासियों की बात सुनिए, कीजिए हैदर सर। भाई, ये बात हैदर मत भाई, कीजिए आगे बात सुनिए। जी। इन्होंने आंकड़े दिए कि इन्होंने भर्ती की। मैं बता दूं कि माननीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था कि हमने इतने रोजगार दिए, उतने रोजगार दिए। विद इन फ्यू आवर्स उन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। मैं बताता हूं वो कैसे दिए थे। 1,37,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बर्खास्त किए गए थे। वो उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इनकी जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। 1,37,000 ये हो गए। उसके अलावा करीब 2 लाख ऐसे व्यक्ति थे जो संविदा पर नौकरी कर रहे थे, उन्हें थर्ड पार्टी में शिफ्ट किया गया। वो नया रोजगार सृजन नहीं था, वो केवल एक जगह से हटा के दूसरी जगह उनको भर्ती। अरे कहां से कहानी ले आए उसको शेर जोड़ जी? लेते हैं। ठीक है। मैं एक एक चीज पहले के सुहेल जैसे- प्रशांत जी, तो कर लीजिए, प्रशांत जी, बोलना आप नहीं बोलना। प्रशांत जी आपके मन की बात भी सुनिए, उनके मन की बात भी सुनने दीजिए, सबके मन की बात सुनने दीजिए, सबको मौका देता है इंडिया न्यूज, इसलिए सबकी मन की बात सुनने दीजिए। क्योंकि आप जो सरकार चलाती है वो देते हैं। ठीक है, आपने ठीक है बात सर। की कि बनारस का जो विकास हुआ, मैं बता दूं बनारस। जैनेंद्र जी जल्दी बताइए, चर्चा में बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, इसलिए और लोगों को भी वक्त देना है और चर्चा को समाप्त भी करना होगा। 80 से ज्यादा 100 साल से 500 साल पुराने पेड़ों को खड़ा गया, उसके नाम पे विकास किया। ठीक है। आपने 100 साल से 500 साल पुराने लगभग 100 से 150 मंदिर ढा दिए। एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हुआ था, वो आपने देखा होगा। एक शिवलिंग को सड़क पर फेंक दिया गया था उठा के। ये आप विकास कर रहे हैं बनारस का। आप बनारस से 10 किलोमीटर दाएं बाएं चले जाइए, आपको सड़क नहीं दिखाई देगी। लेकिन आपके कहने के नाम पे कि बनारस का विकास हो रहा है, 5 सड़कें, ठीक है। सड़क 5 सड़कों में से। ठीक है सर, मैं आपकी बात का जवाब प्रशांत जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रशांत वशिष्ठ, विकास श्रीवास्तव के पास मैं जाऊंगा। प्रशांत जी के बाद मैं आऊंगा बाद में, लेकिन विकास श्रीवास्तव, लगातार जिस तरह से विकास हो रहा है और आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और ऐसे में आप अब उत्तर प्रदेश पर आपकी नजरें हैं, प्रियंका गांधी लगातार जान फूंकने का काम आपके संगठन में कर रही हैं। हालांकि आपका संगठन इतना मजबूत नजर नहीं आता सर, ये मैं साफ कर दूं, क्योंकि जब प्रियंका आती हैं तभी वहां लोग नजर आते हैं कांग्रेस के। इसके पहले इसके बाद में कोई नजर नहीं आता। वो दिल्ली चले जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, एक बार फिर वो जान फूंकने का काम करें, एक बार फिर वो मेहनत करती हैं, फिर सब खत्म हो जाता है। विकास जी, कैसे में ऐसे विकास कर पाएंगे, कैसे में ऐसे कांग्रेस का विकास होगा? देखिए, कांग्रेस विकास जी सकारात्मक जल्दी जवाब दीजिए सर। विश्वास रखती है, 10 सकारात्मक सेकंड मुझे राजनीति दे में दीजिए आता हैदर है। भाई। जैनेंद्र जी मैं आऊंगा, लेकिन चूंकि वक्त कम है इसलिए विकास जी से जल्दी से विकास जवाब भाई, लेने ये दीजिए। हम विकास जी तीनों जल्दी लोगों- जवाब दीजिए। हम तीनों लोगों में से सकारात्मक मैं केवल राजनीति एक में। बयान पढ़ देता हूं। विकास जी, भैया, विकास जी को जैनेंद्र कंप्लीट जी, करने एक दीजिए। मिनट, जैनेंद्र जी धैर्य मैं आपके पास आऊंगा नहीं, अगर वक्त धैर्य बचा तो, रखिए, लेकिन धैर्य रखिए। वक्त बहुत कम है, ऐसे में विकास जी से जल्दी से जवाब लेने दीजिए। उसके बाद सीधा मैं अभिषेक राय के पास जाता हूं। जल्दी जल्दी विकास जी। देखिए, सकारात्मक और विकास की राजनीति जनता के दिल दिमाग पर पूरी तरीके से सीधा असर करती है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, पूर्वांचल का विकास हुआ है, तो आपने ये भी, और आंकड़ों की जहां तक बात है, वो सारी चीज सामने है। अगर हाथरस की घटना हो, उम्भा का नरसंहार हो, लखीमपुर में बेटी के साथ दुराचार का व्यवहार किया गया हो पंचायत चुनाव में, जिस तरीके से महिलाओं का सेंगर, कुलदीप सेंगर वाला कांड रहा हो, बलरामपुर में सामूहिक हत्या कांड रहा हो, अभी आपने सफाई कर्मियों की, दलितों का, महिलाओं का जिस तरह उत्पीड़न हुआ और प्रमुखता से खबरों को बनी है, और योगी सरकार उसको अपनी ये 1,000 करोड़ से ऊपर का जो सरकारी धन और जनता का पैसा, इसको खर्च करके वो कलकत्ता का एलिवेटेड ब्रिज दिखा रहे हैं, और उनके पास विकास की एक तस्वीर नहीं है। और महिला उत्पीड़न में पूरा भारत में केवल अकेला उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। ये सारी चीजें डेटा है। फिर और आप खुद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं। अरे भाई, और हम लोग पढ़ नहीं रहे के आंकड़े जो बता रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, आप चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए ना। 24 करोड़ की आवाम के साथ अरे झूठ गूगल बोला। कर लीजिए, राजस्थान टॉप पर है अपराध में। तो ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी। अब डॉक्टर अभिषेक राय से फाइनल कमेंट मुझे लेने दीजिए। डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय, ठीक है विकास जी मैंने सुन लिया आपकी बात, ठीक है, वहां पर अगर पूरे देश ने आपकी बात सुन ली है सर। आर्थिक विकास में पिछड़ापन और भारतीय जनता पार्टी का मुझे